अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और यकीनन आपको ये फ्रेम मिसिंग लग रहा होगा। नादिया खान कुछ मसरूफियत उनकी थी, जिस बड़ी यानी ऐसी मसरूफियत थी जिसको अनअवॉइडेबल कह सकते हैं। तो वो 10 बजे शामिल होंगी शो में और आपके साथ होंगी। उनकी बस मजे की बातें आप मिस नहीं करेंगे। आज भी होंगी ज़रूर, लेकिन 1 घंटे बाद। कैसे आप लोग? फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है आपका, और जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, और ये जो हमारे सेगमेंट्स आप पसंद कर रहे होते हैं, इसकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम इस प्रोग्राम को बेहतर बनाते हैं। और हमारी टीम ये देखती रहती है, बहुत किनली वॉच करती है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं और किस कमेंट पर उन्होंने या जो हम थोड़ा सा ओपिनियनेटेड भी हो जाते हैं बहुत सी बातों के बारे में, तो वो उसको पसंद भी कर रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें वायरल भी जा रही होती हैं। तो आज के शो का हम आगाज़ करेंगे और हम बताएंगे, वक्त हमारे पास कम होता है, इतनी ज़्यादा बात आपसे हो नहीं सकती। तो आज के शो में बताएंगे भाई, फेडरल कैबिनेट का सेशन हुआ है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयर किया है इसको, और बड़े अहम मामला डिस्कस किए गए हैं। बड़े तूफ़ानी दौरों पर वज़ीर आज़म थे और बड़े कामयाब दौरे थे, तो इनसे मुताल्लिक़ भी बात हुई है। और ये अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दरअंदाज़ी की गई है, और अफ़गानिस्तान ने जो एक ये माहौल बना दिया है, हमारे ऊपर हमलावर हुआ है, और उसका हमने एक ज़बरदस्त जवाब दिया है, बर वक्त जवाब दिया है। तो ये क्यों है, कैसे है, और अफगानिस्तान को लेकर हमारे क्या मामलात हैं, क्या सोच है, क्या पॉलिसी है हमारी, और किस तरीके से अफगानिस्तान की हमने सपोर्ट किया हमेशा से, लेकिन रिस्पॉन्ड रेसिप्रोकल नहीं है अफगानिस्तान की तरफ से। तो ये सारे मामलात हैं। इस पर फिर मईशत की बात हुई और दीगर भी चीज़ें हैं, तो इस पर भी हम तजिया लेंगे। सीनियर एनालिस्ट आमिर जिया साहब हमारे साथ होंगे इस सेगमेंट पर। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने पहली हाइपर ये सैटेलाइट एक लॉन्च की है पाकिस्तान ने, HS-1 के नाम से। और इस सैटेलाइट से, जैसे आपको याद होगा, जून में भी हमने एक सैटेलाइट भेजी थी, और उसके ज़रिए हमने मौसमियाती जो तब्दीली है, या फिर ये जो आफात आती हैं जिसमें ज़लज़ले हैं, सैलाब है, इससे मुतालिक वार्निंग्स इससे पहले जारी कर दी जाएंगी। फिर क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं पहले, अगर आपको पता चल जाए तो लोगों की जानें बचा सकते हैं आप, माली नुकसान कम हो सकता है। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। ये जो सैटेलाइट HS-1 भेजी जाएगी, इसमें ज़राअत और आफात से निमटने के लिए शहरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी जैसे अहम इसमें मामलात हैं जिसकी निगरानी की जा सकेगी, और इससे मुतालिक डेटा इस सैटेलाइट के जरिए फराहम किया जा सकेगा, और वो बहुत यकीनन कारगर होगा, बेहतर होगा। तो इसकी हम बात करेंगे। स्पार्को से सीनियर गेस्ट हमारे साथ होंगे। फिर हम आज कुछ एक पैकेज भी आपको दिखाएंगे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी गुर्बत के खात्मे को लेकर बात होगी, और आज ये डे भी मनाया जा रहा है। अब देखिए, जब पूरी दुनिया में एक माहौल ऐसा बन गया है, जंगों का माहौल बन गया है, मईशतें पूरी दुनिया की कोविड के बाद संभल नहीं पाई हैं। बहुत से ऐसे ममालिक थे जो कि जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मईशत थी और बड़ी स्टेबल मईशत थी, लेकिन वो भी अभी तक संभल नहीं पाए हैं। और इन्फ्लेशन, महंगाई का मसला हो गया है, लोग खत गुर्बत से नीचे जाते जा रहे हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का हाल ज़ाहिर है और थोड़ा सा ख़राब है। तो हम इसकी बात करेंगे, और इसको लेकर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और क्या तशवीश का इजहार किया जा रहा है इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी तरफ से, ये आपको उस पैकेज में हम बताएंगे। अच्छा, फिर हम जब 10 बजे वापस आएंगे हेडलाइंस के बाद, तो फिर हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे और पेन मैनेजमेंट की बात होगी, कि जहनी जो सेहत है उस पर तवज्जो देना कितना ज़रूरी है। और अक्सर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अगर कोई जहनी तौर पर कोई डिप्रेशन का शिकार है, किसी को एंग्जाइटी है, तो हम मुख्तलिफ तरीके से उसको जज करना शुरू कर जाते हैं, या फिर उसकी जहनी सेहत को लेकर हम ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं, या फिर अगर कंसर्न होते हैं तो फिर हम नेगेटिव वे में होते हैं, यानी हम ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, इस पर तो कोई साया है, या फिर कोई पागल हो गया है, उसको ऐसी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो इसको कैसे डील किया जाए, और मेंटल हेल्थ को लेकर ये कितना सीरियस इशू है, इसको देखा जाए, ये हम बात करेंगे। फिर हम कुछ आजकल बहुत ज़्यादा हम ये देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बहुत सी हर्ब्स ऐसी आ गई हैं जो कि वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वो कौन सी हर्ब्स हैं और किस तरह आप उसका इस्तेमाल करते हुए वेट लॉस कर सकते हैं, तो इस पर भी हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी, वो आपको बताएंगी। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ होंगी। और फिर लास्ट सेगमेंट हमारा होगा एस्ट्रोलॉजी से मुतालिक। सुमेरा फारूक एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ होंगे, और वो बताएंगी कि सितारों का हाल क्या कह रहा है, ये अहवाल क्या बता रहे हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा, और पाकिस्तान को लेकर और बहुत से ऐसे मामला हैं जिस पर लोग सुनना चाहते हैं कि भाई आगे क्या होने जा रहा है। तो ये हमारा आज का शो है।
यकीनन आपको ये भी पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले हम पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से आम खिताब किया है और इसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद अफगान पनाह गुज़ीरों की भरपूर मेज़बानी की है और ये बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये यानी इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। वज़ीर आज़म ने इसी बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में 40 लाख अफगान पाकिस्तान में दिहाइयों से मुकीम है। हमने भाईचारे के रिश्ते को कायम और दायम रखा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट दी गई है। बारहा हमने मौक़िफ़ उठाया अफगान हुकूमत से, लेकिन कोई इस पर खातिर का जवाब नहीं है और रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। अच्छा, हमला, वज़ीर आज़म ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला हो रहा था अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में मौजूद थे और इसको बड़ा ये बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है क्योंकि भारत के साथ जो ताल्लुकात अफगानिस्तान के ओवर द ईयर्स रहे हैं, ये अफगान उबूरी हुकूमत आने के बाद कुछ अर्सा ऐसा रहा कि ज़रा हमें लगा कि शायद ये प्रॉक्सी के तौर पर काम नहीं करेंगे और ये यहाँ पर हुकूमत स्टेबल होगी और बेहतर मामलात होंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन हमेशा की तरह भारत की प्रॉक्सी के तौर पर भी अफगानिस्तान ने काम किया और इस बार भी ऐसा हुआ। तो ये सारे मामलात हैं। फिर कुछ एहतजाज भी मुल्क में जो हो रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। मईशत संभल रही है या नहीं संभल रही है इसकी भी हम बात करेंगे। बदलती सूरत हाल है, गजा के मामलात भी हैं, तो इन सब पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट आमिर मिर्जा साहब ने ज्वाइन किया। आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर। काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह बखैर, वाकई बड़े अरसे के बाद बात हो रही है जी। हुकुम जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि बड़े 5, 6, 7, 8 सवालात हैं वैसे मेरे, लेकिन सबसे पहले जो कैबिनेट का इजलास हुआ है इसमें अफगानिस्तान की जो बात की गई है, वजीर आजम ने भी तशवीश का इजहार किया। इस कॉन्टेक्स्ट में जरा ये बात कीजिए कि जब गजा का मामला हल हो रहा है, पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब से बेहतर हो रहे हैं, चीन अफगानिस्तान को ये कह रहा है कि हम आपको सी पैक में भी ले लेंगे, यानी मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे। ऐसे हालात में अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमलावर हो जाना आपने कैसे देखा इसको? देखिए, एक तो बड़ी पेचीदा सूरत हाल है और जैसा आप अभी बता रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तारीख है और तारीख में हमने ये देखा है कि काबुल में अक्सर लोग जब बरसर इक़्तिदार होते हैं तो वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। ये उनके एक तारीखी उन पे एक वो है, बोझ है और समझते हैं कि जी उनका जो सरहदें हैं वो उस सरहद से आगे जहाँ पर आज हैं उसको बतौर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर नहीं मानते और वो एक उनका नेशनल प्राइड बना हुआ है। और उसमें वो हमने देखा उनकी सेकुलर लिबरल गवर्नमेंट्स हों, जैसे हामिद करज़ई की और अशरफ गनी की, उससे पहले अगर आप मोनार्की की बात करें तब भी यही सूरत हाल थी और लोग ये समझ रहे थे कि जी अगर अफगान तालिबान जिनकी पाकिस्तान ने बड़े अरसे तक पुश्तबानी की है और उनकी मदद की है, उनके पहले दौर हुकूमत में भी और दूसरे में भी अब जो शुरू हुआ है, तो गालिबन चीजें सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन वो लोग भी उस चीज पर कायम रहे और उसको एक मसनूई ड्यूरेंट लाइन जो कि हकीकत है बैनुल-अक़वामी बॉर्डर, उसको करार देते रहे। ये मैं कहूँगा कि अफगानों के जहन में एक चीज है। फिर जो एक इमीडिएट हमारे यहाँ जो एक मसला बन के आया है वो ये है कि जी पाकिस्तान मुसलसल तकाजा कर रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है पाकिस्तान में, उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है और उसको पता है कि उसकी जो ऑपरेशनल बेसिस हैं वो तमाम के तमाम जो अफगानिस्तान में है, वो अफगानिस्तान को बतौर जंपिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं और हमारे मुल्क में कार्रवाई करते हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द फाल हैं उनका भी यही है और दीगर कई छोटे मोटे ग्रुप्स हैं। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल हमेशा इसरार किया कि जी दोहा समझौते के तहत जो है आप अपने मुल्क को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन हमें समझना ये होगा कि दो फैक्टर्स आ गए हैं अफगान तालिबान के साथ। एक तो टीटीपी के साथ उन्होंने नेटो और अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ जो है 20 साल कंधे से कंधा मिला के जंग लड़ी है, तो वो गालिबन उनके नजरियाती साथी भी हैं और जाहिर है कि वो उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन करने में कतरा रहे हैं, उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे। दूसरा मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ कैपेसिटी भी हो सकती है कि अफगान तालिबान की कुछ इलाकों पे रिट ना हो जी, क्योंकि एक रेड टैक्सी आर्मी है और मतलब आप ये तस्वुर कर सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट अगर देना चाहें। लेकिन हल मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की तरफ से, काबुल की तरफ से मुहिम जो ही हुई है, उन्हें पता चलना चाहिए कि जी उनके जो ज्यादा लॉन्ग टर्म मफादात हैं, चाहे वो तिजारती हो, कारोबारी हो, पीपल टू पीपल रिलेशन हो, वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान को भी जाहिर है कि हमने उनका मतलब उनको जवाब दिया, बड़ा मौसर जवाब दिया, लेकिन साथ साथ हमें भी तवाज़ुन के साथ जिंगोस्टिक
जो है नाराबाजी नहीं करनी चाहिए, सही। कि हमें भी हाँ सर, बिल्कुल फाइट। यही यही इसको हम यहाँ से बिल्कुल एक इसका दूसरा जाविया भी देखते हैं ना। एक तो यह है कि बिल्कुल अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया, दरअंदाजी होती है, नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, अफगान पूरी हुकूमत कहती है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी कंट्रोल में होते। लेकिन सर इसका एक जाविया ये भी है ना कि यूएस को बगराम एयरबेस चाहिए, और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की। ठीक है, तो लोग ये भी सोच रहे हैं, एक परसेप्शन ये भी है कि कहीं फिर यूएस यहां पर आकर अपना असर और सूख जमाने के लिए चाइना को जरा सा मॉनिटर करने के लिए, और वो कहा भी ऑफिशियली, ये बात आई, ये मौक़िफ़ आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमने देखना है चाइना को, क्योंकि नजर रखनी है हमने, इस वजह से चाहिए। तो इस जाविये पर भी जरा अपना एनालिसिस दीजिए आप। देखिए, इसमें अमेरिका की ख्वाहिश अपनी जगह, और हो सकता है बिल्कुल वो है भी, उसका इजहार भी किया, लेकिन दो फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि उस पर कामयाब नहीं होंगे। एक तो अफगान तालिबान खुद अपनी सरजमीन पे किसी बैरूनी कुव्वत को दोबारा लाने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर पाकिस्तान समेत चीन हो, रूस हो, जो कि इलाकाई ताकतें हैं और रीजनल ममालिक हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका आकर दोबारा बगराम में बैठे। फिर तीसरा एक प्रैक्टिकल मसला है कि सिर्फ बगराम को आप आइसोलेशन में कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि अमेरिकन फोर्सेस आके जी बगराम को दोबारा ले लें, जो कि आपको पता है सोवियत यूनियन के जमाने से एक बड़ा फाल बेस था। तो उसके लिए उनको अपना फुटप्रिंट जो है वो स्प्रेड करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि अमेरिका इसके लिए तैयार है। ट्रंप का मिजाजी के बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात के इजहार करते रहते हैं, जिसका कहते इजहार करना जरूरी नहीं होता। कभी वो कहते मैं फला जगह पे कब्जा कर लूंगा, ग्रीनलैंड हमारे पास होना चाहिए, और पनामा किनाल जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, और फला। तो ये उनकी तरह की ख्वाहिशात हैं, लेकिन वो जाहिर है कि वो काबिल अमल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसको इतना हमें, मैं समझता हूँ कि इट्स पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम। नया ग्रेट गेम शुरू हो गया 21st सेंचुरी में, नया राउंड, और उसमें अफगान तालिबान के ऊपर जिम्मेदारी ये आती है कि वो तवाजुन के साथ चले। वो अगर साफ फरमा रहे थे कि भारत की प्रॉक्सी बनते हैं, उस नेक्सस को बहाल करते हैं जो माजी में रहा है, तो उसका फायदा उनको नहीं होगा। क्योंकि एक तो जिस तरह की उनकी हुकूमत है, ओप्रेसिव हुकूमत है, खवातीन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करती है, और उनके बहुत सारे मामलात हैं, तो पहली कबूलियत नहीं है पाकिस्तान उनको। लेकिन सर ये क्लैरिटी है कि हम किसी की जंग नहीं लड़ रहे हैं। हमने ना यूएस की हमने जंग लड़नी है, ना हमने चाइना की जंग लड़नी है, ना हमने किसी और मुल्क की जंग लड़नी है। पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, और क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत या उनकी तरफ से हमला किया गया, तो हमने वो भरपूर जवाब दिया। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुझे बताएं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे विफाकी वजीर दाखिला ने, उनके साथ विफाकी वजीर मजहबी उमूर भी खड़े थे, अता तारड़ भी खड़े थे, तलाल चौधरी भी खड़े हुए थे। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। फिर दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अब एहतजाज का वक्त आ गया, हम सड़कों पर निकलेंगे। फिर मुफ्ती मुनीब ये कह रहे हैं कि एहतजाज की जरूरत नहीं है, मशरकी और मगरबी सरहदें हमारी इस वक्त इस बात की मुतामिल नहीं हो सकती कि यहां मुल्क में कोई एहतजाज किया जाए। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने खारजी सतह पे कई कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा तजादात हैं, और वो हल नहीं हो पाए हैं। और उसमें मतलब एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो एक शाकी है, वो गुज़श्ते इलेक्शन पे खुश नहीं हो, समझता है कि ज्यादती हुई है उसके साथ। मौलाना फजल रहमान समझते कि उन्हें वो हिस्सा नहीं मिला जो उनका हक था, कि क्योंकि पीटीआई की हुकूमत को गिराने में उनके साथ थे। फिर टीएलपी जैसी जमातें जो हैं, उनके अपने मखसूस एजेंडे, महदूद एजेंडे, लेकिन उनके बड़ी एक कहते हैं जज्बाती किस्म के एजेंडाज हैं। तो एक मलगूवा बना हुआ है। और हमारे यहाँ एक, क्योंकि वो एक अभी तक इत्तेफाक कराए बहुत सारी चीजों पे पैदा नहीं हो पा रहा है, और उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी बाज़ औक़ात जो है मुहिम जो ही करती है, समझती है कि हम हर चीज को जो है ताकत के इस्तेमाल से कंट्रोल कर लेंगे। तो कम से कम ये जब तक आप नहीं करेंगे कि ये जो बड़ी मरकजी धारे की सियासी जमातें हैं, मौलाना साहब हो गए, तहरीक इंसाफ हो गई, उनके साथ कोई मुतवाज़िन पॉलिसी नहीं लेकर आएंगे, तो आपको लोग चैलेंज करते रहेंगे और एग्रेवेट होगी सिचुएशन। जैसे टीएलपी की हिमायत में आप देखिए बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं, वो लोग कि जिनका कोई लेना देना भी नहीं है मजहबी सियासत से। और बड़ी हैरत की बात है कि जब गजा के अंदर जो है हमास तैयार हो गई, बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो गए, तो अब्दुल्ला मियाँ को जो है इस शादी में दीवाना नहीं होना चाहिए। हमें जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा वो करने की, हमने अपना एक फाल किरदार अदा कर दिया पाकिस्तान ने बतौर रियासत। तो बाकी जो इंटेंशनिज्म है कि आप अमेरिकी एम्बेसी के सामने जाके मुजाहरा करना चाहते हैं, तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, उस तरह का जुनून है
कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाए, आप मजीद उसके बाद अपने आप को नुकसान पहुंचाए। माजी में भी हमने देखा है, जी, कार्टून का मसला हुआ, लोगों का दिल बड़ा बिल्कुल। दुखा ये था, सबका दुखा था, लेकिन उसका मसला ये नहीं कि आप अपने पाकिस्तान में बिल्डिंग्स को जलाना बिल्कुल। शुरू कर दें। तो ये यहाँ वाज़ेह पे तौर पर ये मैसेज दिया गया कि अभी इश्तियाल अंगेज़ी की किसी सूरत ज़रूरत भी नहीं है और एहतजाज। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, ये जो केपीके और विफाक का जो मामला है, नए वज़ीर आला के आने के बाद वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद तो दी है उनको, लेकिन देखिए जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं और अफगानिस्तान की तरफ से सारे मामला चल रहे हैं, फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो ज़ाहिर है उसका एपिसेंटर तो केपीके और बलूचिस्तान में ज़ाहिर है कार्रवाइयाँ करनी है। आप कोऑर्डिनेशन आगे बेहतर होती देख रहे हैं केपीके के साथ विफाक की, या फिर मजीद मामला बिगड़ेंगे क्योंकि ये हॉक हैं ये बानी पीटीआई के? देखिए, दो बातें हैं कि एक तो खुशाइन बात है कि वज़ीर आज़म ने फोन किया, बड़ी अच्छी बात है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि सुहेल आफरीदी हॉक के तौर पे समझे जाते हैं, लेकिन मैं केपी का जो कंट्रडिक्शन है वफाक के साथ, वो पार्ट ऑफ द ब्रॉडर पॉलिटिक्स है हमारी। इसमें तहरीक इंसाफ जो है और उसकी क़यादत है, वो समझती कि उसको जो है सांस लेने की जगह नहीं मिल रही और दीवार से लगा दिया गया है, तो ये उसका एक फैक्टर है। तो एक तो वो चीज प्ले अप करेगी और उसमें कंट्रडिक्शन और महाजराई मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। दोयम ये कि जिस तरह भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान लड़ता है तो पूरी कौम में एक इत्तेफाक का राय पैदा होता है और हम खड़े हो जाते हैं। अफगानिस्तान की जारहियत के ऊपर भी यकीनन अगर अफगानिस्तान जारहियत करेगा तो पूरा मुल्क जो है उस पर एक समझो एक इत्तेफाक के राय से खड़ा होगा, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो समझते हैं कि अफगानिस्तान से नहीं लड़ना चाहिए हमको, और अफगानिस्तान को हमसे नहीं लड़ना चाहिए, हम दोनों बरादर मुस्लिम ममालिक हैं और हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। तो जो मेरा जुमला अधूरा रह गया था पिछली गुफ्तगू में जी कि जी। जिंगोइज्म जो हमारे पास उजरा कर रहे हैं कि आप अफगानियों को अंडरमाइन करते हैं, आप कहते हैं जी वो इंसान फरामोश है, फला ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वही कबीले जो है पाकिस्तान में भी हैं, वो डिवाइडेड कबीले ड्यूरिंग लाइन की तरफ भी हैं, और साहब वो देखे divided ना, एक्सट्रीम पॉलिसी शिफ्ट आता है ना, गुज़श्ता हुकूमत से लेके ये हुकूमत बिल्कुल एक एक्सट्रीम पॉलिसी शिफ्ट है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह पेंडुलम की तरह नहीं झूलना चाहिए, और आपको एक जिंगोइस्टिक नाराबाजी से किसी कौम की आप मतलब इस तरह क्या नहीं करते कि उसको आप वो करें, मतलब तजलील करने की कोशिश करें, दिस इज रॉन्ग। कोई भी संजीदा सियासतदान ये नहीं करता, लेकिन हमारे वजीर दिफा करते हैं, बदकिस्मती है हमारी। तो एक ये भी कंट्रडिक्शन है। तो मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ सब लोग लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हिकमत अमली का फर्क है। हिकमत अमली में बाद लोग समझते हैं कि जी गुफ्तगू भी होनी चाहिए और साथ साथ कैरेट एंड स्टिक साथ होना चाहिए। आजकल की हुकूमत समझती है कि जी सिर्फ स्टिक से काम चलेगा। सही। तो यहाँ पर एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, बैठ के बातचीत करने की जरूरत है, आपस में पहले इत्मीनान साजी की जरूरत है, वरना वो तकसीम जो है आपको नजर आ रही है। जी जी। देखिए, मुझे से भी हम कराची में बैठे हैं, हमें कोई खुशी नहीं हो रही है कि नहीं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। नहीं नहीं उनके बिल्कुल। नुकसान भी हमें मतलब है, ठीक है हमने बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन जो भारत के खिलाफ हमारा वो हुआ करता था, हम चाहते हैं कि वो चीजें जो है खत्म हो जाएं और दोबारा से जो है मतलब अफगानिस्तान को जो है पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान ने अरसे तक मेहमान नवाजी जी। की है, तो पीटीआई में भी इस तरह के ख्यालात हैं कि जनाब हमें बातचीत करनी चाहिए, और वो उनमें ही नहीं, जेयूआई भी कहती है। अच्छा आमिर साहब, ये सियासी बातचीत की बात हम करेंगे आखिर में, लेकिन पहले जरा मईशत की बात कर लें। उसका भी जरा सा उन्होंने थोड़ी सी बात हुई है और बताया जा रहा है भाई स्टेबल हो रही है मईशत, हमारे स्टाफ लेवल मुज़ाकरात भी तय पा गए हैं, $1.2 बिलियन हमें क़िस्त भी मिलेगी। लेकिन वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि भाई ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF का। तो आप जो वज़ीर आज़म के दौरे आपने देखे और टाइज, इकोनॉमिक टाइज की बात की US के साथ, तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल होता हुआ? देखिए, पहले भी कई मरतबा जो है पाकिस्तान की ख्वाहिश रही कि जी आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। मुशर्रफ के ज़माने में, सदर परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में हम लोगों ने बड़ा 6% इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ करती थी, हमने IMF के प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंक्लूड भी किया, और फिर हमें तासुर ये था कि अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर हमें ज़रूरत पड़ी। बात ये कि अभी तक हमारी जो हुक्मरान एलीट है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर पा रही है। हुकूमत दावा करी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, लेकिन वो लोगों तक, अवाम तक नहीं आ रही है। और अब जो मजीद माशी पॉलिसीज हम देख रहे हैं, फर्ज करें हमारा हमेशा से बहुत बड़ा एक मसला रहा है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, यानी कि हमारी जो है एक्सपोर्ट्स कम है, हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, और वो जो खलीज बढ़ जाती तो हमारे पास डॉलर नहीं होते अदायगियों के लिए। जी जी। अब जब पाकिस्तान रिलैक्स कर रहा है अपनी इंपोर्ट्स को दोबारा, और हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो मुसलसल कम हो रही हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स जो है पिछले 2 माह में कम हुई हैं, तो वो मुझे दोबारा लूमिंग नजर आता है होता हुआ। अभी एक जो बड़ी फ्रॉड पॉलिसी ये लोग लेकर आ रहे हैं कि जिन्होंने गाड़ियों की, सेकेंड हैंड गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दी है,
वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप वो यू आर डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ योर लोकल जो कार असेंबलिंग होती है, जो जी। थोड़ा बहुत आप मैन्युफैक्चरिंग करते हम्म। हैं। तो लेकिन मुझे नहीं पता, हमें समझ से बाला तर है कि क्यों आप इजाजत दे रहे हैं। बाज़ औक़ात यकीनन गाड़ीज की क्वालिटी अच्छी होगी गाड़ियों की, बिल्कुल। और लोग उसमें होगा भी, लेकिन उसका नुकसान होगा हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। जी। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स होती हैं, एसयूवीज मंगाई जा रही बिल्कुल हैं, बड़ी बिल्कुल। गाड़ियां, कहते हैं हमारी सारी जो है वो शाहाना है हमारी तो इस रूलिंग एलीट की। मैदान में यानी इन हालात, ये जो हालात इस वक्त है पाकिस्तान के यानी फॉरेन इश्यूज को लेकर या फिर जो मुल्कों से ताल्लुकात हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए और मईशत को इसका रिप्रेजेंट कर। बहुत शुक्रिया आमिर जा साहब, आपने हमें वक्त दिया और मुख्तसर वक्त में ज़ाहिर बात आपसे हो सकी। मजीद दो तीन चीज़ें रह गई थी, लेकिन एक ब्रेक हमने लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे HS1 की। सैटेलाइट पाकिस्तान को भेजेगा कल, और वो कितनी फ़ायदेमंद है। स्पार्को से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे गेस्ट। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राइज एंड शाइन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। अच्छा, ये जो दौर है ना जनाब, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये साइंस का दौर है, ये आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दौर है। ये तो जो भी कौम तरक्की करना चाहती है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मैदान में अगर इन्वेस्ट करेंगे आप, तो फिर आप अपनी मईशत को भी संभाल सकते हैं और अपने हर हेड में आप जो कामयाबियां समेट सकते हैं। तो पाकिस्तान ने भी खलाई मैदान में कामयाबियां जो हासिल कर रहा है पाकिस्तान, उसका सिलसिला जारी है। एक और जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तानी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें तलाश करेगा, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 15% से ज़्यादा ज़राअत के शोबे में बेहतरी आएगी और हमारी क्रॉप जो है वो बेहतर होगी इसके ज़रिए, इसके डेटा के ज़रिए। अच्छा, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट माहौलियाती तहकीक और पानी के ज़खायर के बेहतर इस्तेमाल में भी ये मुआविन साबित होगा। ज़मीन के नीचे छुपे ख़जानों की तलाश में भी मदद फराहम करेगा। जदीद सलाहियतों का हामिल सैटेलाइट पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में मुस्बत पेशरफ्त है, ये बताया जा रहा है। तो इस सैटेलाइट से मुतालिक मजीद हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है जहांजेब खान साहब ने, जो कि जनरल मैनेजर हैं स्पार्को के। जहांजेब खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया शो में। ये बताइए, ये जो आप सैटेलाइट भेज रहे हैं, इसकी डिटेल्स क्या हैं और कैसे ये मददगार साबित होगा? जी अस्सलाम वालेकुम and good morning. Thank you for inviting me in your show. With the grace of Allah Almighty and the prayers of our nation and the efforts, day and night efforts of our engineers and scientists, the hyperspectral satellite is ready to be launched on 19th of October. So ये हमारा पहला hyperspectral satellite है और हमारा 5वां remote sensing satellite होगा, क्योंकि इससे पहले हमारे 4 सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, जिसमें 2 सैटेलाइट्स हमारे 2018 में लॉन्च हुए थे, दैट वाज पियर्सस 1 और ईओ पियर्सस 1 एंड पार्कस 1। और इसी साल हमारा जनवरी के अंदर ईओ 1 लॉन्च हुआ था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और जुलाई में हमारा सेकंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। सो दिस इज आवर थर्ड सैटेलाइट that is going to be launched on 19th of October 2025. तो ये हमारा पहला हाइपरस्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और ये बाकी सैटेलाइट से यूनिक इस लिहाज से है कि इसके जो वैसे जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स होते हैं वो 3 कलर बैंड्स में डिटेक्शन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, लेकिन यूनिक फीचर जो इस सैटेलाइट की है वो ये है कि ये हंड्रेड्स ऑफ कलर बैंड्स को डिटेक्ट कर सकेगा। जो इसमें यूनिक चीज इसमें है, जो हमारी विजिबल आई भी इसको नहीं देख सकती। विजिबल आई, ह्यूमन आई जो होती है, वो 3 कलर्स में को देख सकती है, तो ये बियॉन्ड दैट हमें वो चीज दिखाएगी। बाकी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का, जो पर्पस था, वो नेशनल डेवलपमेंट था और मल्टीपल सेक्टर्स में इसकी कंट्रीब्यूशन। वन बाय वन बात करते हैं जरा, लोगों के समझने के लिए, जो लोग देख रहे हैं। जैसे हम पहले ज़राअत, आफात, शहरी मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी, पहले ज़राअत की बात कीजिए, कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगा इसमें? ज़राअत में ये जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको ये एक क्रॉप की हेल्थ, अगर क्रॉप में कोई डिजीज लग गई है तो उसकी अर्ली आपको बता देगा कि डिजीज आ रही है, तो उसको क्या रोकथाम उसका हो सकता है। इसके अलावा इरिगेशन और फर्टिलाइजर की मैनेजमेंट, तो ये तमाम चीज़ों के करने से जो यील्ड है इसकी, आपकी जो ज़राअत की यील्ड है वो इंक्रीज हो सकती है। और एक सर्वे कराया गया, तो सर्वे के मुताबिक जो है ये कोई 15 से 20% यील्ड में
आपको जो है नुमाया तब्दीली आती है जब आप इसका हाइपर स्पेक्ट्रल का डाटा, सैटेलाइट डाटा को यूज करते हैं। अच्छा, नेचुरल क्लैमिटी के से मुताल्लिक बताइए। जी, नेचुरल क्लाइमेटी के अंदर भी, क्योंकि ये ग्लोबल चैलेंज हमारे लिए बन गया है, नेचुरल क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर, उसके अंदर भी ये काफ़ी हेल्पफुल इसका जो है, इसका जो ऑब्जर्वेशन है उससे जो हाइपर स्पेक्ट्रल डाटा से हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। नेचुरल क्लाइमेटी के अंदर डिफॉरेस्टेशन का को देखना, मॉनिटर करना, और फ्लड्स के केस में ये बड़ा ही हमें हेल्पफुल होगा इसकी इन फ्यूचर में आने वाले दिनों में। जी, और ये शहरी मनसूबाबंदी की जो बात हो रही है, शहरों के मास्टर प्लान्स वगैरह, और इसमें कैसे ये डेटा मुफीद होगा? इसमें भी जो हमारा शहरों को प्लान करने के हवाले से, मनसूबाबंदी के हवाले से, हमें जोन्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं क्राउडी एरियाज किस साइड पे हैं और ग्रीन एरियाज हमारे शहरों में किस जगह पे एलोकेट हम कर सकते हैं। तो एक अच्छा फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से शहरों को इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिस्टिंग्विश भी बड़ी आसानी से इसमें हम कर सकते हैं। जी, अच्छा, ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी आपने इससे पहले भी बताया कि जून में या जुलाई में मेरे ख्याल हमने एक सैटेलाइट भेजा था, तो उससे उसका फीडबैक कैसा आ रहा है, या उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, या उसके जरिए कैसे फ़ायदा उठाया गया? जी, वो हमारा सैटेलाइट बड़ा ही अभी ऑपरेशनल है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हमने जो हमारे डिफरेंट प्रोविंशियल लेवल और नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हमने इसका डाटा, जो उसका डाटा था वो हमने उनको दिया, और उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक इसका बड़ा एक हेल्पफुल और सिग्निफिकेंस रोल रहा है अभी के करंट सिनेरियो के अंदर ना। जी, तो हम डिफरेंट प्रोविंशियल और नेशनल लेवल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, उनको हमने इसका डाटा भी दिया हुआ है उसकी मॉनिटरिंग के लिए और इसकी मैनेजमेंट के लिए बेसिकली। सही है। और मुझे ये बताएं कि अभी तो फूड क्राइसिस का और फूड इन्फ्लेशन का सामना हमें करना पड़ सकता है ये सैलाब की वजह से, तो इस सूरत हाल को लेकर ये आपका जो सैटेलाइट है ये किस तरीके से हुकूमत के साथ ज़ाहिर, यानी क्या बताएगा ऐसा कि आप कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, या जैसे फसलों की बात होती है, पानी जहां पर खड़ा हुआ है, सॉइल कैसी है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी? बिल्कुल जी, ये इसका जो हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कलर्स बैंड्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ कलर बैंड्स की रेंज को ये कवर करता है, तो इसकी मल्टीपल इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसमें जिस तरह कि आपने भी बताया कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे अंदर नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं। इसके अलावा फ्लड जो हमारे मुल्क में अभी रिसेंटली भी आया था और पिछले साल भी आया था, उसके अंदर भी काफ़ी मावन साबित हो सकता है। फ्लड के एरियाज को आइडेंटिफाई करना, और डिजास्टर के केस में आपका ये जो आग लग जाती है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन जोन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और बर वक्त तौर पे जो हमारे रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको हम बता सकते हैं कि इस तरह वो सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को वो तेज कर सकते हैं। तो बड़ा एक क्विक रैपिड रिस्पॉन्स। और दुनिया में कैसे इससे फायदा उठाया जा रहा है, जरा ये भी बता दीजिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कैसे अपने सैटेलाइट से ये फायदा उठाते हैं और डेटा क्योंकि देखिए मैंने शुरू में भी यही कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, या जिसका डेटा स्ट्रांग होगा वही आगे जाकर ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उसमें बेहतर तरीके से होगा पॉलिसीज पर। जी बिल्कुल, ये आजकल के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो इसको रिगरसली इसको करते हैं, उनके अपने स्पेस एसेट्स हैं, उन्होंने अपने, और पाकिस्तान का भी शुमार उन 10 मुल्कों में आ चुका है, इंशाल्लाह आ जाएगा इसकी लॉन्च के बाद, जो कि इसका साइंटिफिक डाटा को यूज़ करके हम बर वक्त प्लानिंग भी कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, और बड़ा ही एक अच्छा मैनेजमेंट प्रॉपरली तौर कर सकते हैं, और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ हम इसको कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जासिब खान साहब, जनरल मैनेजर स्पाको, हमें बता रहे थे इस साल और इसके फवाइद बता रहे थे। अब हमने यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की हम बात करेंगे, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी कराची में हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उनसे हम जानेंगे कि ये डेज तो मनाए जाते हैं, हुकूमती इक़दामात भी कर रही होती हैं गुर्बत के खात्मे के लिए, लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक ये समरात पहुँच रहे हैं या नहीं, या लोग समझ रहे हैं कि क्या कुछ बेहतरी आई है, कुछ रिलीफ मिला है, अशिया खुरानूश की कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस तो 5 रुपये ज़्यादा कम हुई हैं, तो इसके बारे में लोग क्या कहते हैं ये भी हम जानेंगे। एक पैकेज भी आपको दिखाना है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही तशवीशनाक ये नंबर्स बताए गए हैं, और आने वाले वक्त में जो बताया गया है, यानी 2030 में 7% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे चली जाएगी, और जो पाकिस्तान से मुतालिक भी जो डेटा आया है उस डेटा से मुतालिक बहुत, क्योंकि देखें ना कि आपके आसपास बसने वाले लोग
जब 2 वक्त की रोटी कमाने के उनके लाले पड़ जाएंगे तो फिर आप क्या उस मुल्क में आप तसव्वुर करेंगे कि किस तरीके से लोगों को जब हुकूक ही नहीं मिलेंगे उनके, तो फिर कितना प्रॉब्लम में वो आएंगे। अशिया खुरनोश की ज़ाहिर कमी और सारी चीज़ें दुनिया में जो जंगें हैं इसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं। तो गुर्बत का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है, इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और लोग इसको कैसे देखते हैं। जब हम ये इंटरनेशनल डेज मनाते हैं तो लोगों का क्या कहना होता है, क्या ये सिर्फ एक दिन मनाने की हद तक होता है या फिर वाकई अपनी हुकूमत से मुतमईन होते हैं कि ठीक है जी एफर्ट्स की जा रही हैं कि गुर्बत का खात्मा किया जाए या नहीं। तो ज़रा कराची से हमने सोचा कि अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करें। वकास बाकर ने हमें ज्वाइन किया है। वकास, मुझे बताइए कि एफर्ट्स तो कहा यह जाता है कि गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम पॉलिसीज़ पीपल सेंट्रिक होती हैं, लोगों की बेहतरी के लिए होती हैं। अभी पेट्रोल प्राइसेस भी कम हुए हैं। तो ओवरऑल ज़रा मुझे बताइए, आप मार्केट्स में भी जाते हैं, क्या फील है, लोगों का क्या कहना है, उनकी हुकूमतें काम कर रही हैं गुर्बत के खात्मे के लिए या नहीं, मजीद गरीब पिसता जा रहा है? बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू पर आज अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। बदकिस्मती से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम तरक्की पजीर ममालिक में जो इस तरह के आलमी दिन होते हैं वो सिर्फ बयानात के जारी करने की हद तक महदूद हैं। हमारे यहाँ जो खत गुर्बत से जो नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों की तादाद हर साल बढ़ रही है और आने वाले सालों में भी इसकी इस शरह में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होगा। उसकी कई एक वजूहात हैं कि एक तो हुकूमती पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है, दूसरे पेट्रोल की कीमत की अगर हम जैसे बात करें, बड़ा एक बुनियादी बैरोमीटर है पाकिस्तान में गुर्बत को या महंगाई को नापने का। पेट्रोल की कीमतें अगर कम होती हैं तो उसका इम्पैक्ट वाइस वर्सा आवाम पर नहीं आता। पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो उसका फौरी इम्पैक्ट आम आदमी पर आता है, जहां बुनियादी अशिया ज़रूरिया से लेकर ट्रांसपोर्ट के किराए तक हर चीज़ महंगी कर दी जाती है। इस वक्त मुल्क में सूरत हाल यह है कि हमारे यहाँ गुर्बत मुटाव प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों की स्कीम्स बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन चूँकि डेटा ही दुरुस्त मौजूद नहीं है, आबादी का दुरुस्त शुमार नहीं है, जिसकी वजह से आप सही काउंट अंडर काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से लोग हुकूमतें भी कोई पॉलिसी नहीं बना सकती और उनकी अगर कोई पॉलिसी बनाती हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन फेज में रुकावटें आती हैं और उसका आम आदमी या गरीब आदमी पर असर नहीं होता। जिस तरह दुनिया भर में डिजिटाइजेशन बढ़ रही है उसके मुताबिक माहिरीन का तो ये कहना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जी करोड़ों इंसान, ये बताएं 2-3 चीजें क्या कहते हैं लोग जब आपकी लोगों से बात होती है। फूड इन्फ्लेशन के बारे में कंप्लेन करते हैं कि अशिया खुरनोश की कीमतें ज्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, यूटिलिटी बिल्स की बात होती है, क्या बात खास तौर पे कर रहे होते हैं लोग? अच्छा, हम जब पाकिस्तान के तनाजुर में बात करते हैं तो सबसे बुनियादी चीज़ जो यकीनी तौर पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं जिसकी कीमतों में हमारे यहाँ बड़ा अदम इस्तेहकाम है। एक जो आम आदमी के लिए वैसे ही उसकी जो कुव्वत ख़रीद है वो बहुत ही महदूद है, आमदन बहुत महदूद है, उसके बावजूद अगर कोई चीज़ अशिया की कहीं कुछ रुपये कीमत में मिल रही है, कहीं कुछ कीमत में मिल रही है और उसका आम आदमी की कुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर है। यानी आप आटा, दाल, चावल, सब्ज़ी इसकी बात करें, फल जो है एक आम आदमी गरीब आदमी के बस से बहुत दूर है। फल की जो कीमतें अब हमारे यहाँ जो हुकूमत है ये गवर्नेंस का इशू है कि जो प्राइस कंट्रोल कर ले तो शायद कुछ उसका आम आदमी पर खासतौर पर गरीब आदमी पर उसका इम्पैक्ट पड़े। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो यूटिलिटीज हैं उसके जो रेट्स आए रोज बढ़ रहे हैं और हिडन चार्जेस जब जिस तरह आते हैं तो इसका मतलब यही है कि बिल्कुल गरीब तबका पिसा हुआ है और आटा, दाल, चावल यही खरीदने के लिए जो है वो तगोदो उसकी रहती है। बहुत शुक्रिया वकास बाकर, आपने बताया कि आप हम सबकी ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन ये है और हम सब देखते हैं मार्केट्स में कि गरीब के लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है और गरीब की बेहतरी के लिए ख़ास तौर पर इक़दाम होने चाहिए, सब्सिडाइज होनी चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी गरीब को मिलनी चाहिए और बहुत सी ऐसी बातें जो खैर। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो नादिया खान भी हमारे साथ होंगी, मेंटल हेल्थ की हम बात करेंगे, वेट लॉस की बात करेंगे और एस्ट्रोलॉजी की हम बात करेंगे कि सितारे क्या बता रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में मैं नादिया खान, सुहेब हसन और अब हम बात करेंगे ये
इसकी द ब्रेन। ब्रेन से ही सब कुछ है, यानी आपकी बॉडी को जो सिग्नलिंग करता है वो ब्रेन ही करता है। और आप क्राइसिस में हैं तो आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो क्राइसिस से बहुत बखूबी निकल जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन उस वक्त काम कर रहा होता है। बिल्कुल, और हमारे हर बिहेवियर को ना दिमाग से जज किया जाता है। जैसे अगर हमारा बिहेवियर कुछ नामुनासिब है तो कहा जाता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या पागल हो गई हो, दिमाग खोपड़ी घूम गई है, इस तरह की ना। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करें कि ब्रेन के ऊपर जो है ना सुननी पड़ती है अगर बिहेव हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अक्सर ये होता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं लेकिन कभी कभार लोगों को एंजाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक एकदम आता है। ये भी एक टर्म होती है। सुन रहे हैं कुछ अरसे से ये टर्म्स जो हैं वो, वरना पहले होता था अरे ये तो पागल है, इसको तो ये से दौरे पड़ते हैं, ये वो माइंड किसकी मेंटल हेल्थ को लेके हमने बड़े अरसे के बाद हमें वो शऊर मिला है कि नहीं भाई मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। ये कंडीशंस हैं, ट्रीट हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। पैनिक अटैक एक ऐसी टर्म है जिसका हम काफी जिक्र सुन रहे हैं। और देखें इससे हटके कि एक तो डिजीज प्रॉब्लम है जाहिर आपके, लेकिन ऐसा भी है। मैंने मोइन अख्तर साहब का इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे इतने साल हो गए करते हुए होस्टिंग, लेकिन उन्होंने कहा जब मैं स्टेज पे जाता हूँ ना तो वो 3, 4, 5, 6 सेकंड्स या फिर 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स, उन्होंने कहा मैं भी शेकी हो रहा हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसे ठीक है, भी होता है। और वो शेकी हो रहा होता है, लेकिन फिर ये क्योंकि मेरा तजर्बा इतना हो गया कि फिर वो नॉर्मलाइज, फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, बिल्कुल ऑडियंस से मैं कनेक्ट भी करता हूँ, सारी चीजें। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो सारी टर्म्स है बातें ना, क्या है यहाँ, ये टर्म्स है ना ज़ोहैब, मुझे लगता है अभी भी उसमें हमें कम नॉलेज है। जब हम लोग बाइपोलर की बात करते हैं, मैंने कोई 2000 डेफिनेशन सुनी है, हर बंदा अलग बता रहा होता है। तो एग्जैक्ट ये कंडीशंस क्या हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे पैनिक अटैक, लोग हल्के हल्के भी घबराहट को कह देते हैं पैनिक अटैक, तो एग्जैक्टली है क्या पैनिक अटैक, हम बात करेंगे। तो नादिया नदीम साहब ने ज्वाइन किया जो कि माइंड साइंसेज के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे जानेंगे ना कि ये दिमाग काम कैसे करता है। एंड व्हाट इज पैनिक अटैक। और नादिया की हम नाम तो मुझे एकदम ज़हन में आया, एहसान ने बताया कि नादिया आप भी जीनियस हैं जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप नादिया? जी अस्सलाम वालेकुम नादिया ज़ोहैब, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। बहुत आप कैसे हैं आप लोग? आपको लग रहा होगा आप अपने आप से मुखातिब हैं। मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा, जी नादिया, ये पता है माइंड साइंस स्पेशलिस्ट हैं आप, थोड़ा सा वैसे उसका बताएं कि किन चीज़ों में आप स्पेशलाइज करती हैं, किन मसाइल में? नादिया, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है ये आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस आने लगी है। एंड मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों का प्रोग्राम देख के, आपके चैनल पे, और स्पेशली आप लोग अपने प्रोग्राम में जिस तरह मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आजकल बिल्कुल भी नहीं बात की जाती कि अगर किसी को कोई इशू भी होता है तो उसको बहुत मामूली समझा जाता है। जैसे अभी ज़ोहैब ने कहा कि मोइन अख्तर साहब का एक वाक़या उन्होंने सुनाया कि वो स्टेज पे जाते थे। मेंटल हेल्थ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। हर इंसान के डिपेंड करता है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको किस तरह से क्योर किया जाता है। मेंटल हेल्थ को बहुत ही मामूली समझा जाता है, जबकि ब्रेन हमारा ऐसी चीज़ है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई तो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब। अच्छा, तो यहाँ हम पैनिक अटैक पे अगर आए नादिया कि व्हाट इज पैनिक अटैक, मैंने देखा कुछ लोग टर्म्स का ना गलत भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, होता कुछ और है, ये नॉर्मल सी बात, उसमें एकदम अपने आप को ये कंडीशन खुद ही डायग्नोज कर देते हैं कि मुझे तो ये होता है। बट एग्जैक्टली किस तरह की आप बताएं सिम्टम्स में, कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये पैनिक अटैक। अगर जो मैं आपसे बात करूं, जो नॉर्मली आप सही कह रही हैं, लोग बड़े आराम से कह देते हैं जी हमें पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक एक इतनी बड़ी तकलीफदेह बीमारी है कि, और ये इस बीमारी तक पहुंचता कैसे है इंसान, मैं इस पे भी आपको बताती हूँ। जब बहुत वक्त तक ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन में आप रहते हैं तो उसका वर्स्ट स्टेज होता है पैनिक अटैक्स। और पैनिक अटैक्स जो होता है वो लोगों को लगता है कि बहुत मामूली चीज़ है। पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स बिल्कुल टोटली ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है आपको हार्ट अटैक आया है। आपके सीने में दर्द होगा, घुटन होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिस्म कांपना शुरू हो जाएगा। आपको बस कोशिश आपकी ये होगी कहीं हम खुली हवा में, या जैसे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फ्लाइट पे होती है, कुछ अरसे पहले जैसे ही आपको ये फील होगा ना कि डोर्स बंद हो रहे हैं
और मुझे एग्जिट नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे लोगों के लिए एक टिप है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें आपकी सीट एग्जिट के करीब हो और आप अपने आप को ये बता सकें कि एग्जिट करीब है और मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ। और लिफ्ट में भी होता है, लिफ्ट में भी बहुत से लोगों को होता है, मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वही ज़ोहेब वही वाली बात है ना कि जैसे ही डोर्स क्लोज होंगे आपको लगेगा आप एक जगह बंद हो गए, क्लैस्ट्रोफोबिक हो गए बेसिकली आप। लेकिन आप वहाँ से फर्क आप है निकल पैनिक कर जाना और पैनिक अटैक, ये डिफरेंट चीज है। जी एग्जैक्टली, लोग इसको मिला देते हैं। पैनिक किसी चीज सिचुएशन ऐसी हो कि आप घबरा जाएं उसको देख के और आपको समझ ना आए इसको कैसे हैंडल करें, वो एक पैनिक सिचुएशन, वो नॉर्मल है, यानी वो नॉर्मल कंडीशन है जो किसी के साथ भी हो सकती है। अच्छा, किसी को ये भी वो होता है किसी के कि ईयर्स का स्ट्रेस लेना और उसके बाद वो Deep क्योंकि rooted, मैं हाँ, किसी को deep rooted जानती है वो। हूँ, ऐसे उनको होता था कि वो कहती थी पैनिक अटैक्स हैं, डॉक्टर ने उनको बताया है कि जब कोई घर में स्ट्रेस टेंशन लड़ाई होती थी ना, कोई उनसे बात करे तो वो गुस्सा होते होते चीखों वाली स्टेज उनकी आती थी और वो फिर बेहोश हो जाती थी, फिर लगता था कि जैसे एपिलेप्सी उनको हो रही है या कुछ बड़े एक्सट्रीम, और बात इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन उनका इवेंचुअली एज में आके ऐसे होना शुरू हो गया। ये भी पैनिक अटैक। एग्जैक्टली, अब मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हर इंसान के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। जिस तरह बाय द एजेस भी हो सकते हैं, बाय द हार्मोन्स भी हो सकते हैं, बाय द जेंडर भी हो सकते हैं। पैनिक अटैक एक बहुत तकलीफदेह चीज है और अगर आपको पता चल जाए कि आपको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोग सालों साल इसको लेके पालते रहते हैं अपने साथ और लोगों के नीम हकीम मशवरों पे चल चल के इस सिचुएशन को इतना बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास इमरजेंसी में भी जाते हैं और आपके कार्डिक टेस्ट होते हैं तो वो होते ही इसलिए कि डॉक्टर को भी ये लग रहा होता है कि आपको कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आए, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा उस वक्त, आप बुरी तरह कांप रहे होंगे, लेकिन टेस्ट सारे अगर आपके सही आते हैं तो मींस आपको पैनिक अटैक का प्रॉब्लम है। आप किसी साइकियाट्रिस्ट, और उसमें किया कैसे जाए? नहीं, वो तो साइकोलॉजिस्ट के पास तो वो जाएगा पेशेंट जिसको है, लेकिन ऐसे मौके पर जब किसी को पैनिक अटैक आए तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप उसके आसपास खड़े हो? ज़ोहेब, सबसे इजी सिचुएशन ये होती है, उस इंसान को जो एहसास होता है वो ये होता है कि मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं अकेला हूँ। ऐसी सिचुएशन में जो उसके करीब है सिर्फ वो उसको, या तो अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन है आप उसको हक करें या उसका हाथ पकड़ लें और उसको ये एहसास दिलाएं कि देखो कुछ भी नहीं होगा और अगर कुछ हुआ हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, सिचुएशन ईजी है, मैं आपके साथ हूँ। अपने होने का आप सामने वाले को एहसास दिलाएं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ ये सिचुएशन 5 से 8 मिनट की होती है। अच्छा। और उस बीच जब उसके सबकॉन्शियस को ये पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस सिचुएशन में, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो लिफ्ट हो या कोई भी, या घर में कहीं भी हो, जब उस पेशेंट को ये एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है और ये अगर इससे सिचुएशन बिगड़ी तो मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई है, तो वो 5 से 8 मिनट में वो सिचुएशन एकदम काम डाउन होने लगता है। बिल्कुल, और ऐसे में वो अपने लिए खतरा भी बन सकते हैं ना नादिया, कि कुछ देखा है उनका कि सेल्फ हार्म भी हाँ, कभी होता है कि वो भागते हैं उस जगह से और उसमें वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऊंचाई से गिर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं और बेहोश हो जाना प्रॉबेबली शायद इनके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि वो एकदम कोई बहुत बड़ा जो है कुछ अपने लिए कुछ गलत कर जाए। लेकिन ब्रीदिंग लेकिन सिचुएशन वही है ना नादिया कि आपके अपने हाथ में बेहोश होना नहीं होता, या तो वो पैनिक अटैक डिसऑर्डर आपका इतना वर्स्ट हो चुका है कि आप खुद ब खुद बेहोश हो जाएंगे, आपका ब्रेन बंद हो जाए, ठीक है। अदरवाइज जिन लोगों के साथ नहीं होता, बिल्कुल आप सही कह रही है, उनके लिए इजी, जो खुद भी अगर इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये है कि आप फौरन दरवाजा खोल के किसी खुली जगह पे चले जाइए कि आपको दूर दूर तक नजर आए। अगर आप फ्लाइट में हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी नाक को बंद करके आंखें बंद कीजिए और एक नॉस्ट्रल बंद करके पहले एक से सांस लें और छोड़ें, फिर दूसरे को। इसी तरह क्या होगा, आपके ब्रेन में जब ऑक्सीजन जाएगी तो आप खुद ब खुद काम डाउन होने लगे, आपका ब्लड प्रेशर। अच्छा, एक तो ये हो गई ना वर्स्ट, बड़ी ऐसी सिचुएशन है, तो एक डिजीज भी इसको कैसे। अच्छा, एक नॉर्मल भी होता है कि आप कॉन्फिडेंट फील करें, जैसे मैंने मोइन अख्तर साहब की मिसाल दी, आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन किसी नई जगह आप जाते हैं, किसी इंटरव्यू आपका होता है तो उसमें आप, और इतनी कभी कभार वो खराब हो जाती है कि आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाता है। कभी हमने लोगों को देखा ऑन एयर आए, बहुत कुछ पता है उनको, लेकिन जब आपने सवाल किया तो एकदम उनके जहन से ब्लैंक हो गए। तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगी, ये क्या है, घबराहट है? ये घबराहट, इसको जो वो स्टेज फोबिया कहते हैं या स्क्रीन फोबिया, जैसे कोई आपके प्रोग्राम में कोई आ रहा है और बहुत नर्वस हो जाना जी,
एग्जैक्टली नर्वस हो जाना, या वो कैमरा शाय है, या उसको कैमरे से लाइव प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, इसके लिए बेस्ट स्टेप ये है कि जब आपने स्टेज पे या कोई प्रोग्राम करना हो, स्टेज पे जाना हो या स्क्रीन पे जाना हो, आप मिरर के सामने खड़े होके इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरह अपनी आंखों में आंखें डालिए, और जो कुछ आपने बोलना है, जो कुछ कहना है, आप फील ये कीजिए अपने सबकॉन्शियस, क्योंकि नादिया हमारा सबकॉन्शियस इतने मजे की चीज है, अगर इसको हम अपने हिसाब से हैंडल कर लेना, हम हर मरहला जिंदगी का तय कर सकते हैं। तो आप शीशे के सामने खड़े हों, आप वही तमाम बातें जो आपने स्टेज पे या स्क्रीन पे जाके करनी है उसको दोहराइए, और अपने आप को ये मैसेज दीजिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इस सिचुएशन को बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। तो आप यकीन करें, मेरे पास ऐसे बहुत से काउंसलिंग के केसेस आते हैं और वो सिर्फ इस मेडिटेशन के जरिए उनकी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। और ये कि ब्रीदिंग रियली हेल्प्स। क्या होता है पैनिक में अक्सर पेशेंट क्या कोई भी पर्सन में मेरे जैसा भी ब्रीदिंग भूल जाते हैं। आपको पता है हम ब्रीद नहीं कर रहे होते, हम भूल जाते हैं। दिमाग सांस लेना है आपको ये बताना भूल जाता है। तो आपको दूसरे को बताएं कि ब्रीद, और ये हम फिल्म से भी देखते हैं ना, ब्रीद रिलैक्स, और वो जैसे आपकी ब्रीद नॉर्मल होगी, लंग्स को ऑक्सीजन मिलेगी, यू विल फील बेटर। अच्छा, दूसरी टिप मैं नादिया आपको बताऊं, आप अपनी पेशेंट्स को बताइएगा कि जिनको फ्लाइट में होता है ना ऐसे अटैक, हाय मैं क्या करती हूँ, मैंने नोट किया मुझे क्यों होता है सर्टेन फ्लाइट्स में बहुत बुरी तबीयत खराब, वजह यही पैनिक में निकल जाऊं सोने, अगर मैं सो जाऊं तो मेरी तबीयत खराब होती है। अब मुझे है कि मेरी 20 घंटे की भी फ्लाइट हो, किसी की भी, सोना नहीं। अगर सो गए और सोने के बाद जब आप उठे तब आपको सबसे स्ट्रांग तब क्लॉस्ट्रोफोबिया हिट करता है। आती है वैसे आपको बता दिया इतनी फ्लाइट मेरे उठने के बाद मेरी तबीयत खराब। अच्छा, मुझे एक और नादिया चीज़, सोना नहीं। फाइट और फ्लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहते हैं कि जब आप कोई सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं तो वहां दो चीजें हैं, आपका ब्रेन सिग्नल कर रहा है या तो फाइट करना है या फ्लाइट करना है आपने, तो ये क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन करें। देखिए वही बात है, अगेन केस सिम्टम्स हर एक के डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग मेंटली इस सिचुएशन में भी कि उनको पैनिक अटैक आ रहा है या वो उनकी सिचुएशन बिगड़ रही है और उनको मालूम है, लेकिन वो इनर साइड से वो इतने स्ट्रांग हैं कि उनको खुद पता है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने बहुत कुछ इस बारे में पढ़ा हुआ है और वो जानते हैं अपने सबकॉन्शियस को और अपने उस वक्त के सिचुएशन को कि वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो वो इस सिचुएशन में बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं। मैं इस चीज के लिए बड़ा अक्सर अपनी वर्कशॉप से कहती हूँ कि प्लीज आजकल अगर आपको पता है आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप उस बारे में पढ़ें। आजकल हर चीज मौजूद है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर स्पेशलिस्ट जो है वो आपको फजूल की रील्स स्क्रॉल करने के बजाय आप इन चीजों को पढ़ें। बस नादिया, अब ये साबित हुआ कि जिनके नाम नादिया होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इस डिस्कशन से। बहुत शुक्रिया। और आने अब ये जो वक्त आया इसमें नादिया नाम ही नहीं आप लोग रख रहे हैं, इधर उधर के शुक्रिया आपने वक्त दिया, इधर उधर के ना ऐसे बस ये छोटे छोटे स्टाइल के नाम नादिया रखें। देखें फिर क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइजिंग शाइन। ये बात मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। अभी जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस पर मुझे खलील साहब का एक जुमला जो मैंने कभी ड्रामे में सुना बड़ा फिट बैठता है कि ये डरपोक नहीं है, कोई डर बैठ गया है इसके दिल में, यानी कोई फोबिया है, कुछ हुआ है इसके साथ लाइफ में ऐसा जिसकी वजह से। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। डरपोक बाय नेचर अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, तो डर तो नहीं है, ये डरपोक तो कोई भी नहीं है इंसान, लेकिन ये कि कुछ हालात वाकयात ऐसे बने इसके साथ कि डर बैठ गया इसके दिल में। बड़ी बड़ी गहरी बात है। और अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम वही बात कर रहे हैं जो रोजाना आके आप मुझे बातें बताती है, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियों के नाम आप बताती हैं जो मुझे बाकी मेरी दोस्त ने बताती है। अच्छा, उनको कौन बता रहा है उसकी तलाश है मुझे। उसकी तलाश है, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियां। अगर आप वो तो बताएं मुझे, राब्ता करें। सही है। हाँ बिल्कुल पागल हो गई हूँ मैं सुन अच्छा, आजकल ज्यादा ट्रेंड आ गया है हो, ये फलां सीड्स ले रही हो, ये खाओ, हर चीज का। अरे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं करनी, आप ये नेचुरल चीजों से इलाज करें, ये ना करें इम्यूनिटी के लिए फलां ये। अच्छा, ये देखिए हमारी टीम ने भी कहा ये क्या होता है, माचा भी है कोई चीज, कोई मोरंगा है। माचा तो इस वक्त आजकल एक बहुत फैशनेबल चीज भी बन गई है कि आपको जितने भी कैफेज में जाएंगे आपको कॉफी लाटे आपको माचा में मिलेगा, डिजर्ट्स आपको माचा मिलेंगे। व्हाट इज माचा, डू यू नो? मुझे आई डोंट नो। ये ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है।
अच्छा, उसका भी रिफाइंड फॉर्म है? बहुत मतलब ओह, बहुत सारी अच्छा। ग्रीन टी लीव्स को लेके उसका एक्सट्रैक्शन उसके निकलती है ये माचा लीव्स। सही है। उसकी उसको वैसे ग्रीन टी फॉर्म में ले तो अच्छा है, पता नहीं क्रीम चीनी और के ये साथ मिक्स ये करके गोंद क्या होगा। कतीरा क्या है? गोंद कतीरा ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, लेकिन खैर माचा का मुझे पता है बड़ा ही माशाल्लाह। बदमजा है वैसे। और इसकी मुझे कॉफी भी बड़ी बदमजा लगती है, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त ट्रेंडिंग है माचा की आपकी जो बेवरेजेस है। माशा एंड द बे, हमें तो वो याद है, माशा एंड द बे जो आती है नहीं है, वो कार्टून। नहीं है। कार्टून आती है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नौशीन अब्बास ने, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हाँ, और उनसे ये पूछेंगे हाँ, गोंद कतीरा, ये सारी चीजें। ये और भी क्या, अच्छा अश्वगंधा, लाइक आई वाज सेइंग कि अश्वगंधा। ये बड़े इसके चर्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन में वेलकम करते हैं आप। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं डॉक्टर मैं आप दोनों की नौशीन? इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। वाकई ये होती रहती है हमारी। है ना, मैं बता रही थी कि माचा खूबसूरत बड़ा लगता है ड्रिंक्स में, लेकिन पी के आप एकदम ये वाली फीलिंग क्यों आती है? इतना बिल्कुल। बदमजा। अच्छा देखिए, बड़ा आपने सही बताया कि माचा जो है ना वो एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पाउडर है। मतलब ये ग्रीन टी की एक फॉर्म है। और आपने सही कहा, क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग इंटरनेशनली एंड आई कुड सी कि हर जगह एक माचा जो है ना उसका है ना? मेंशन है, माचा टी, माचा लाटे, एंड ये पीपल आर कंज्यूमिंग इट। एंड डेफिनेटली इसके फायदे हैं, क्योंकि देखो ये जो है ये ग्रीन टी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मेरा मतलब है कि वो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल्स यानी कि गैर जरूरी मादनियात को निकाल देता है। तो जब ये निकालता है तो ये आपकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप कर रहा है, आपकी डाइजेशन भी बेहतर कर रहा है। और लेकिन नादिया, जैसे आपने मेंशन किया ना, इसकी ना एक एज ग्रुप है जिससे नीचे लोगों को नहीं लेना चाहिए इसको। जनरली बीइंग अ डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आई टेल माय पेशेंट्स इफ यू आर 18 इयर्स एंड अबव तो आप ये जरूर लें। अच्छा, वरना क्या 18 अगर और बिलो अगर हाँ, 18 टीनेजर्स तो बहुत ही कैफेज में इसकी कॉफीज पी रहे हैं, क्या उसमें क्या नुकसान है? I ना, वो know. तो ट्रेंड स्टाइल अच्छा बन गया देखो, है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ स्टाइल। वी डू नॉट रियलाइज कि उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। और माचा लेने का बेस्ट टाइम पता है क्या है? सुबह या मिड डे। क्यों? क्योंकि ये टी है, इसमें कैफीन है। जिन लोगों को रात को सोने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक तो हो इसलिए सकती है। इसलिए तो उसके लिए जो टीनेजर्स हैं या उनमें तो पहले इतनी एनर्जी करंट चल रहा होता है, वो और तो फिर रातों को कैफीन ले जागते लेंगे हैं। तो अल्लाह माफी, है ना? एब्सोल्युटली, इसलिए आप मना कर रही हैं। सो और ये आप इसलिए, और ये अब क्या है कि ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो आपके पास 1 टीस्पून इज इनफ फॉर अ डे। इसकी एक डोजेज होनी चाहिए। आप एक टीस्पून पानी के साथ अपनी क्या कहते हैं, या आप चाहें तो इसका पाउडर आप लोग अपनी स्मूदीज में भी मिला लेते हैं, क्योंकि आपने जैसे नादिया मेंशन किया कि इसका अच्छा, टेस्ट बड़ा, कुछ लोग तो एक 12 pungent सा वो taste भी होता है। जो है ना टी बैग डाल के पी रहे हैं या पाउडर मिक्स कर रहे हैं, वो भी हो रहा है बहुत ज्यादा भी बिल्कुल, पी रहे हैं, और वो बिल्कुल। वेट लॉस के लिए यूज Weight कर loss रहे के हैं कि जी वेट लॉस होगा इससे, कुछ ये होता है। ऑफ कोर्स देखिए ना, इससे दो चीजें हो रही है। इसकी आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो रही है, आपकी डाइजेशन, एंड डाइजेशन इज गेटिंग बेटर, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है। फास्ट होगा तो डेफिनेटली आपको, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी से निकलेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। और ये जरा तो दो inflammation चीजें कम और हैं होगी। ये डॉक्टर साहब, ये अश्वगंधा एक चीज है गोंद कतीरा, जी। ये क्या चीजें हैं? क्योंकि बड़ा हर्बल की तरफ लोग अच्छा। जा रहे हैं, वैसे ट्रेंड आ गया ये। ऐसा है? एब्सोल्युटली। देखो, अश्वगंधा तो इज अ मिरेकल पाउडर, ठीक है। बेसिकली ये एक आयुर्वेदिक हर्बल पाउडर है, और ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली आपकी नर्व्स को रिलैक्स करता है, ठीक है। और anxiety जितनी खत्म जो करता है। हाँ, स्पेशली फॉर विमेन हु, अभी आप बात कर रहे थे ना, मेनोपॉज, प्री पेरी मेनोपॉज, या इस तरह की जिन लोगों को एंजाइटी के इश्यूज रहते हैं, दे शुड ऐड अश्वगंधा टू देयर डाइट। अश्वगंधा इज अ नेचुरल हर्बल रिलैक्सेंट। अच्छा, लेकिन इसका इसमें फॉर्म्स है भी- ना डॉक्टर साहिबा, आपको वो गमी बियर्स भी इसके मिलते हैं जेली फॉर्म में। बिल्कुल, गम वो भी मैंने पूछना था कि गमीज खा सकते हैं, इसके पाउडर भी हैं, टैबलेट्स Sticks, भी हाँ। हैं, और रॉ फॉर्म में तो एक स्टिक्स हाँ भी हाँ, है वो शायद। पाउडर, वो तो ये किस फॉर्म में बेहतर है? मैं तो कह रही हूँ अगर ये टेडी बियर जेलीज इसकी खा लें तो बेहतर नहीं? नहीं, गमीज। नादिया, हम जनरली जो है, अगर टेडी बियर वाली बच्चों के लिए ठीक है, पर जनरली जो है वो हम कहते हैं ये भी 18 इयर्स एंड अबव ही को दिया जाता है, क्योंकि बच्चों में ये चीजें हम लेटर नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए। लेकिन गमीज जिस तरह टैबलेट्स अच्छा। कैप्सूल खाना मुश्किल है Easy मेरे होता लिए, है, हाँ। पाउडर खाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं गमीज खा सकती हूँ, बताओ, या ड्रॉप्स ले सकती हूँ? आपने ट्राई किया? वैसे मैं रात को रोजाना अश्वगंधा लेके सोती हूँ। इट्स अ टेस्टलेस पाउडर। आपने सिर्फ नीम गर्म पानी के साथ आप इसको ले लें तो यू कैन टेक इट। लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है और आपका गैग, आपको मतलब एक अजीब सी कैफियत होती है, तो आप उसको गमीज में भी ले सकते हैं। अच्छा, बट यू Powder प्रेफर, जबकि लेकिन आप कहेंगे कि बेस्ट फॉर्म इसकी बताएं जिसमें इसकी बेस्ट अब्जॉर्प्शन और इफेक्टिव है, इज पाउडर? यस, दैट इज पाउडर। अच्छा, और व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ?
ये भी होता है ना इसमें इतने जब लेने जाएंगे जी पता नहीं ये वाली इतने ग्राम्स इतने हाँ, ग्राम्स ये वाली और क्या पावर हो कहते हैं हमारी ज्यादा रिफाइंड है, हम उसको कहीं और से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है, लोकल बेहतर नहीं है, ये है इसमें। सो बेसिकली रिफाइंड चीज को इतनी अच्छी नहीं होती। रिफाइंड हमने वर्ड सीख लिया। रिफाइंड से ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें से उसके सारे जो मिनरल्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो वाइट्स होते हैं। तो रिफाइंड इतना अच्छा नहीं है। कितने mg? आपके पास एक अच्छी सोर्स, कितने हाँ, mg? अच्छी सोर्स होनी चाहिए। कितनी कितने mg? 1 teaspoon. If you're taking powder, 1 teaspoon And is enough. capsule? 1 to 1 कैप्सूल वगैरह में कितने हैं? भी उसमें उसका जो है कैप्सूल का ये होता है कि ऑफ कोर्स देखो ये आयुर्वेदिक वो है, तो इसके mgs नहीं होंगे। आई थिंक अगर आप वो कर भी रहे हैं तो 500 मिलीग्राम इज इनफ। यानी 1 रात को सोने से teaspoon in a पहले day, हाँ। अच्छा, मुझे सबसे जहर हाँ, कैप्सूल में बात लगती है, इतने बड़े कैप्सूल और अच्छा लिखा जी, होता है अब 3 जो कैप्सूल खाएं डोज है। अब आगे 3 एक क्यों और खाएं? चीज आ गई है, मोरंगा है ये कुछ मोरिंगा, ना मोरिंगा पाउडर, ये क्या है? अगेन हाँ, मोरिंगा जो है वो अगेन ये लीव्स हैं और इसको पता है क्या कहा जाता है, मिरेकल ट्री कहा जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसको आप मोरिंगा लीव्स को, बेसिकली लीव्स हैं ये, ठीक है, और इनको ना सुखा के इनका पाउडर भी बनाया जा सकता है और लोग मोरिंगा लीव्स को अपने खानों में भी ऐड करते हैं एज अ लीव के तौर पे। सो इट इज अगेन, इसकी बहुत सी मिरेकल ट्री कहा जा रहा है। इसमें आपके पास जी विटामिन ए है, विटामिन सी है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये तो सारी चीजें हो गई। उसके अलावा क्या है कि ये आपकी जो आपका गट है, गट हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसकी क्लीनिंग करता है और बहुत एब्जॉर्प्शन में बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है। सो इसमें बहुत से फायदे हैं। अच्छा, मोरिंगा जो है वो आप जनरली जो है आप ले सकते हैं कहते हैं अपने दोपहर के खाने के साथ, या आप अपने रात के खाने के साथ भी मोरिंगा लीव्स ले सकते हैं। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और ये किसी भी एज ग्रुप में दिया जाता है। बच्चों में 10 साल से ऊपर हम रेकमेंड करते हैं कि मोरिंगा लीव्स, अगर क्योंकि ये इम्यूनिटी बड़ी अच्छी आपकी बिल्डअप अच्छा, कर है। ये सलाजीत के बारे में भी बताएं डॉक्टर साहिबा के। सलाजीत अच्छा कहते हैं जी, बिल्कुल, मैं कहते हैं कि ये खवातीन को भी लेनी चाहिए और हमारे यहाँ नॉर्थ में तो औरतें बड़े रेगुलर लेती हैं। और इसकी क्वांटिटी पे भी बड़ा वो है कि कितना क्या वो भी, और कितना अरसा ले सकते हैं भी। कुछ लोग कहते हैं नहीं लेनी चाहिए, इस पे भी डिबेट है। आप क्या कहेंगी अबाउट सलाजीत? शिलाजीत इज ऑल्सो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसका इफेक्ट है। ये बॉडी में आपकी बहुत इम्यूनिटी, मैं बार बार इम्यूनिटी में बात करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पर अगेन फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म आई वुड रिकमेंड गेट शिलाजीत फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स। ये जो मार्केटिंग हो जाती है और कहा जाता है ये शिलाजीत है, आपको नहीं पता उसमें भी डिफरेंट मिनरल्स हैं। आप जनरली विमेन, यानी प्रॉपर सोर्स क्या आप मुझे बताएं कि जो कंपनीज अवेलेबल है वही है ना, प्रॉपर सोर्स कहाँ से? प्रॉपर सोर्स ये है कि हर मार्केट, हर जगह से शिलाजीत नहीं मिल सकती। इट्स अ रेयर कमोडिटी। लेकिन ऑनलाइन तो आप कंपनी सेल कर रही हैं, ड्रॉप्स में भी और वो उसमें पेस्ट में भी। तो अगेन नादिया, ये डिपेंड करता है कि अगर वो कंपनी कोई पुरानी है और उनका एक पुराना हर्बल आयुर्वेदिक चीजों में एक पूरा रिकॉर्ड है, तो उससे आप लें। रिश्ता करने से ज्यादा मुश्किल है ये तो बहुत मुश्किल काम है। बंदा ढूंढो अब सोर्स, यानी असली शहद, हनी ढूंढना और ये सारी चीजें बड़ा मुश्किल है। अच्छा, लेकिन ये औरतों के लिए किस तरह से अच्छी है? क्या इसमें फायदे हैं? क्योंकि वो और कितना अरसा ले सकते हैं इसको और कब ना लें? So if you try start any regime, वो 3 months आपने करनी होती है, ठीक है। 3 months के बाद आप गैप देते हैं। So शिलाजीत में अगेन क्या है, खवातीन जो feel low on energy, the women who lose brain focus, अगर पेरीमेनोपॉज में, मेनोपॉज में है, या उनकी कोई आयरन डेफिशिएंसीज हैं, तो वो उसमें आपको लगता है कि आपकी एनर्जी नहीं है, चलते हैं तो सांस फूलती है, तो ये चीजें आपको हेल्प आउट करती है उस सिलसिले में। और कितनी क्वांटिटी और इसकी होती है? So basically it's like half teaspoon, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इट्स अ हाफ टी स्पून जो आप दिन में ले सकते हैं। डॉक्टर साहबा, इतने लोगों ने अपने ब्रांड लॉन्च कर दिए हैं, उसमें सेलिब्रिटीज भी हैं जो हर्ब्स बेच रही हैं। जॉइंट्स पेन की भी बड़ी आ रही है। हाँ, तो ये लोग क्या होता है कि शक्ल देख, पहले मैंने सोचा कि मतलब क्या मुझे भी लॉन्च करना चाहिए, लेकिन मैं तो बिजनेस सेंस जीरो है, कैसे पता चले? छोटी मक्खी का शहद भी नहीं मिल रहा। गोंद कतीरा बेसिकली गम है, ठीक है, वो आपको गम के सॉस में मिलेंगे। इससे तक बड़े बड़े स्क्वायर पीसेस होते हैं। आपने क्या करना है, उसको ओवरनाइट सोक करके रखना है, इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, ठीक है। ओवरनाइट सोक करके वो जेल फॉर्म बन जाती है। उसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आप बुजुर्गों को दे सकते हैं। इसमें ना जो जॉइंट पेन्स वाले पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर जो गम है और जो वो चीज है वो उसको हेल्प आउट करती है लुब्रिकेशन को, जॉइंट लुब्रिकेशन को। यानी लोअर बैक पेन जिसे है, मुझे भी लोअर बैक पेन है, तो उसकी
Absolutely, और ये पता absolutely, होता है हमारे यहाँ really जो खवातीन डिलीवर करती हैं, जो लड़कियां डिलीवर करती हैं, तो वो जो उसमें पंजीरी होती है, उसमें गोंद कतीरा और एक चीज होती है कमरकस देती है कमरकस जी, वो क्या कॉम्बिनेशन होती ऑफ नट्स होता है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो अम्मियाँ तो बनाती ये हैं चीजें और आपको बहुत खाने हेल्प में आउट बड़ा कर भी होता सकती है। है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन अब्बास। इतनी यानी ऐसी जिस्म कमी होती है, एक एक चीज पर हमने बात की और उसके फायदे लोगों इतना को मजा बता है दिए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी आप और मैं बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं, और ताकि आप मैं स्टूडियोज रोज में भी आपको आओ। मैसेज करके पूछती रहूं ना, यार बड़ा कंफ्यूजिंग है। वह है वैसे कंफ्यूजिंग हमसे। अब हनी की आपने बात की ना हाँ, कि छोटी नहीं मिलता भाई, कहीं से नहीं आपके ग्रुप में ऐसी एक दोस्त होनी चाहिए। मिलता। अच्छा, एक ब्रेक हमने लेना है राजन शहर में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुहेब हमारे साथ कौन है? जी, हमारे साथ है सुमेरा फारूक साहिबा, जो कि एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट है। एस्ट्रोलॉजर तो ज़ाहिर होते हैं, और एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा, तो ये क्या भी हम होता है? पूछेंगे उनसे क्या होता है, पूछेंगे ना उनसे कि क्या उनमें करते हैं। और उनमें ऐसा क्या है जो एक आम एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट बिल्कुल। में नहीं होता? क्या तो हम ये स्पेलिंग का बात कर फर्क रहे है हैं, हाँ, या कुछ हम और बात भी है? करेंगे सितारे क्या बता रहे हैं, आगे का अहवाल क्या है, उन पर कितना बिलीव करना चाहिए, कितना सुपरस्टिशियस, अगर आप ज्यादा बिलीव और करेंगे तो हो ऑब्सेशन जाएंगे। विद और कैलकुलेशन। सुबह साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, और काफी दफा हमारे शो पे आ चुकी हैं, शो का हिस्सा ही है एक तरीके से। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ये है। जरा बताइएगा जो उन्होंने बताया आपको इंट्रोडक्शन, वो और आम एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट में क्या फर्क है? पहला फ़र्क ये है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो आप नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स से मिलते हैं तो वो आपको प्रेडिक्शन बेस्ड चीज़ें बता रहे होते हैं, और उसमें साइकोलॉजी के साथ वो खेल रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती उनकी, कोई अगर हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो वो नहीं होती। तो एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी वर्क टुगेदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको बोल दिया कि तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल ही तबाह होने वाली है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है उसको हैंडल करने के लिए हम जो हैं लोगों की काउंसलिंग करते हैं, दैट्स वेयर साइकोलॉजिस्ट कम इन, कि आपने डिफिकल्ट ट्रांजिट्स को किस तरीके से नेविगेट करना है, और हर चीज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें ये तो नहीं होता कि आप प्रिडिक्शन कर रही हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जो हैपनिंग्स जो हो रही हैं वो ऐसा ही है जैसे हम एनालाइज करते हैं कि अब ये सियासत में ये हो चुका है तो आगे ये हो सकता है, तो इस तरह आप उसको बिल्कुल बताती हैं लोगों को। आपके पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग किस तरह से करें, और ये किस तरीके से आपके फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली इट्स अ लिंक, इट्स द डेरिवेशन कि अभी आप क्या कर रहे हैं और फ्यूचर किस तरीके से उससे इम्पैक्ट हो सकता अच्छा, हम हिसाब वगैरह तो आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, आज थोड़ी सी डिफरेंट बातें पूछेंगे। जैसे एक तो ये कि जी कैसे पता चले कि सामने वाला जो एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, जो ये ऐसे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और पता है इनको कुछ है नहीं, सिर्फ ये लूट रहे हैं? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ये कि साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास भी अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजर के पास जो लोग जाते हैं वो जाते हैं जब वो परेशान होते हैं, ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ग्रीफ का पीरियड चल रहा है, पैसे ख़त्म हो रहे हैं या उनके रिलेशनशिप से इशू हो रहे होते हैं। उस टाइम पे इंसान ढूंढता है कि कोई भी सहारा मिल जाए। अब एस्ट्रोलॉजर जो है उस टाइम पर, जो अब हम रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि अपने ऊपर डिपेंड कराना शुरू कर देते हैं कि मैं हूँ, तो सिर्फ बात करके ही बंदे का दिल हल्का हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले वो कॉल कर रहा है मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। तो लोग सांस लेने से पहले भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे होते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं कि अगर उन्होंने कोई दुकान खरीदनी है या जो अगर किसी रिलेशनशिप में जाना है फॉर एग्जांपल, वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ रिलेशनशिप रहे के टाइम पे मैंने देखा है कि जी महबूब क्या सोच रहा है उसमें, ओ हो बड़ा बुरा पीरियड है वो, उसमें तो आप हर चीज, अच्छा उसने अब पता कुछ नहीं, उसने फोन नहीं किया, बात नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब हो सकता है, उसने बता दिए। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं क्या करूं, बता दिया उसने कि क्या करना है ये। एग्जैक्टली। सो बेसिकली इंसानी जो दिमाग है ना उसको जवाब चाहिए। अब वो जवाब उन्हें लगता है एस्ट्रोलॉजर्स के पास हर चीज का जवाब अच्छा, इसका है। जवाब ना अम्मी के पास होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, सीधी सीधी बात है, वो तुमसे फेडअप है, तुमसे वो जो है ना वो ब्रेकअप कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो तुम्हें अवॉइड कर रहा है। अम्मी के पास बेस्ट जवाब नहीं, लेकिन वो नहीं समझ रही, उसको कुछ नहीं समझना, वो सारे जवाब उसने पीछे रखे हुए कि नहीं मुझे तो वही एस्ट्रोलॉजर वही बताएगा जो वो सुनना चाहता है। मुझे बताएं, ये तो साइकोलॉजी हो गई ना, क्या वाकई ऐसा हो सकता है एक एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि कल आपके साथ क्या होने जा रहा है, एक महीने बाद क्या होगा, अगर आप ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ये बता सकते हैं? इल्म है ये इस तरह? बिल्कुल, ये इल्म है, इसके अंदर एनर्जीज होती हैं। इट्स जस्ट लाइक वेदर फोरकास्ट। मैं बता सकती हूँ कि बारिश होगी, तो बारिश होने का मतलब ये नहीं कि तमाम लोग ही बारिश में गीले हो जाएंगे। आप अपना जो है अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको गुस्सा आएगा एट दिस टाइम, शायद कंफ्यूजन हो, जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड बड़ा हॉट टॉपिक रहता है हमारे एस्ट्रोलॉजी सर्कल में, कि लोग बोलते हैं ओहो मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। इट्स अबाउट
कंफ्यूजन कि आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डे है, आप घर पे बैठ के इस बारे में सोचें और फिर एक्शन लें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि दे जस्ट जंप इनटू कंक्लूजन कि बस सारी चीज़ें फ़ौरन से हो जाएं। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि आज का दिन आप थोड़ा सा टाइम लगा के सोच लें और कल आप इसके ऊपर डिसीजन ले लें, क्योंकि आपके सितारे कुछ अलग बिल्कुल दिशा में आपके सितारे या जनरली जो एनर्जी चल रही होती है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा हॉट टॉपिक है साढ़े सती, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर सत्ती का ये भी ना, ये ये बस सही है। ठीक है। 7 साल आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपका बहुत बुरा पीरियड होता है, कर्स पीरियड। ओके, सो दिस इज नॉट अ कर्स पीरियड, ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये पीरियड है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इस टाइम पे बैठ के रोना नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, आप जो है सोने में हाथ डालेंगे वो मट्टी हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। लेकिन अगर साढ़े सती में किसी ने अपने ऊपर काम कर लिया, फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज सेट कर ली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, पहले लोगों से उधार लेके चलते थे, अब अपने पैसे बनाने शुरू कर दिए, तो ये पीरियड सक्सेसफुल पीरियड भी हो सकता है। ये थोड़ी डिलेड सक्सेस का पीरियड होता है, बट इट्स अ वेरी गुड पीरियड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अच्छा, व्हाट अबाउट वो लोग जो कि गाइडेंस शुरू करते हैं गाइडेंस लेने के लिए, लेकिन ऑब्सेस्ड हो जाते हैं फिर विद देयर प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशंस। अच्छा, आगे उन्होंने कहा ये आपका कोई दुश्मन है, वो ये कर रहा है, तो आप पे काला जादू हो रहा है, और आप कन्विंस हो जाएं। और हमेशा वो ना इशारा कोई घर की औरतों या फैमिली की तरफ भी होता है, तो लोग बिल्कुल ही वो कुछ खवातीन बिल्कुल उसको मानने लगती हैं। बिल्कुल, और इसको बार बार मतलब इस तरह ऑब्सेशन के तौर पे ले लेना, ये कितना गलत है? ये बिल्कुल गलत इसलिए भी है कि आपको बताया जा रहा है कि आपके दुश्मन है ना। लोगों को लगता है दुश्मन हमेशा बाहर से ही आ रहे होते हैं, कभी कभी हम खुद भी अपने दुश्मन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं और हमारे पैसे नहीं बन रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बहू जो है वो सुबह टाइम पे नहीं उठती तो इस वजह से वो आपकी दुश्मन है। सो लोग दुश्मन की कॉन्सेप्ट अगेन वो गलत तरीके से लेते हैं, और एक सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न होता है हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ, कि वो टाइम डिले कर रहे हैं चीज़ों को, या अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे, या वो दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे होते हैं। तो ऐसे वो लोग होते हैं जो दूसरों को रिस्पॉन्सिबल। फिर कभी ना किसी की अगर प्रोडिक्शन सही से हो जाए, फिर तो उसको इतना फेथ आ जाता है कि उसने फिर एक बार फिर उसने कुछ कह दिया, आपकी कोई चीज गुम गई और ये वो, आप कहते हैं यार ये बिल्कुल सही बता रही है, दुनिया तो एक तरफ हो जाए वो, तो आपने उसकी मतलब ऐसे आप उसके बन जाते हैं, मुरीद बन जाते हैं, मुरीद पीरी मुरीदी का सिलसिला यही से शुरू होता है। उसने जो कहना है आपने मानना है, क्योंकि 2-3 बातें उसकी इत्तेफाक से ठीक हो। बिल्कुल, अपनी सेल्फ एक्शन बहुत जरूरी होता है। लोग ये बात भूल जाते हैं। हमारे पास लोग आके हमें बोल रहे होते हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड को वापस ले आए, हमारी गर्लफ्रेंड को वापस ले आए, मतलब कोई तावीज दे दें वो तो महबूब कदमों में। बिल्कुल, तो आप अगर हरकतें ठीक कर लें तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। तो ये चीजें लोग खुद पे काम नहीं करना चाहते, कोई और आपका काम कर ले, तो पैसा कहीं से आ जाए, पैसा कहीं से आ जाए। आप प्रेडिक्शंस भी करवा लेते हैं थोड़ी सी? नहीं क्या करें? नहीं नहीं, आज ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये तो बातें हो रही है, बिल्कुल प्रेडिक्शन कराते हैं फिर एक साल का थोड़ा, क्योंकि ये तो आपने किया होगा ना, और आपसे सवाल भी होते हैं। इस हुकूमत के बारे में आप क्या समझती हैं, पूरा टेन्योर करेगी अपना? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ी स्टेबल हो गई हैं चीज़ें। अगर हम देखें तो टर्मोइल ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी लाइक, ये कंप्लीट भी करेंगे। और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? पीपल्स पार्टी इज लाइक हमेशा जहाँ खड़ी होती है बिल्कुल वहीं खड़ी है, एंड दे आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज कमिंग टू पीपल्स पार्टी अगेन। मामू के बारे में पूछना। अच्छा, मुझे एक बात, हाँ सवाल आया मेरे जहन में, अगर आपका लव्ड वन आपके सामने बैठा हो तो चेहरे के तासुरात कैसे होंगे आपके? डिपेंड करता है कि लव्ड वन कैसा है और उसने आपको कंडीशन कैसे किया। देखिए, अगर ये पैसे नहीं ले रही, इसका ये मतलब नहीं कि हम इनका इतना टाइम लें। इतने सवाल पूछे, एक हफ्ते तक आप कितना वक्त देती हैं जी? 15 मिनट्स। भाई आप ये कह देती हैं सीधा कि नादिया खान जैसे तासुरात होंगे जैसे इनके चेहरे के। अच्छा, और क्या है? आज फैसल आए हुए हैं शो पे सामने, आज मुझे पिक करने, शो के बाद में हमारा प्लान था, तो बस बता ही दूं। एक चीज लेकिन फिर भी देखें, जब मतलब स्पेशलिस्ट पैसे नहीं ले रहा तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए उनके साथ। लेकिन एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि यस, आई हैव चेंज दी एनर्जी। जो पहले एनर्जी थी वो एकदम से चेंज हो गई। देखा, यही तो मैं यही तो कह रहा था। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। सॉरी, इन्होंने ज्यादा ही सवाल कर लिए। ऐसा ही है कंट्रोल करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से ना पूछे। लेकिन राइज़न शाइन का वक्त खत्म होता है। बिल्कुल, आपसे मुलाकात होगी, अपना फीडबैक देते रहिए। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।